हेलो जी, कैसे हो आप सारे के सारे। वेलकम टू ब्रेन वॉरियर। इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। आप लोग भला ये ना समझे कि इस वीडियो में थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यही हमारा बेसिक तैयार कर रही होंगी। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। लेट्स बिगिन द इंट्रो। सो द टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर कैसा डिपेंड करता है। तो मैं बात करूँ कि सेम इफेक्ट ही हमको रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर देखने मिलता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते या कम करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम लोग एक एन नंबर मान लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो है, और एक टॉ जो हमने पिछले वाले क्लास में बात करी थी, टॉ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर ये चीज़ हम मान ले तो अब देखो क्या होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। एन नंबर भी बढ़ जाएगा हमारा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाएंगी। थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली, ये वाली आप चीज़ समझो कि अब कोलिजन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कोलिजन मतलब वही जो दो टक्कर हो रही थी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनकी क्या है, कोलिजन ज़्यादा हो रहा है। अब टाइम बिटवीन टू कोलिजन क्या हो गया, कम हो गया। ये टाइम क्या होता था, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, इसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या अब टॉ क्या हुआ, कम हो गया है। आगे देखो, फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, अगर कंडक्टर की स्पेशली बात करें हम, क्योंकि एक बार कंडक्टर की बात कर लेंगे और एक बार इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के साथ में बात कर लेंगे। तो कंडक्टर, फॉर मेटेलिक कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी रजिस्टिविटी बढ़ेगी और रजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये वाली बात आप यहाँ समझ के रख लिए कि टेम्परेचर और रजिस्टेंस दोनों बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस दोनों बढ़ेगा। For metal, the number of free electron per unit volume n is very large, about 10 to the power 28 से 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। बोलने का मतलब ये है कि एक मेटल के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और कितने ज़्यादा होते हैं, ये होते हैं। नंबर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द इंक्रीज इन एन इज नॉट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि हमको एन तो उतना ज़्यादा बढ़ते नहीं दिखता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो उतनी ही है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उतना तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घट जा रहा है। रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, यानी दो दो कोलिजन के बीच में का जो समय है वो घट रहा है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये मैंने एक ग्राफ बनाया कि टेम्परेचर मैंने एक्स एक्सिस में रखा और जो रजिस्टिविटी है इसे वाई एक्सिस में रखा हो। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो हमको ऐसा बढ़ते हुए दिखेगा, और फिर एकदम से जैसे हमने थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया, एकदम से रजिस्टिविटी बढ़ते हुए दिख रही होंगी। तो यहाँ से हमको इतने एरिया से यहाँ पे जो है ड्रास्टिक चेंज देखने मिल रहा है। ये वाला ड्रास्टिक चेंज से ही हम बता सकते हैं कि हमारी रजिस्टिविटी बढ़ेंगी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और आपके पास तो ये फॉर्मूला भी है कि R इज इक्वल्स टू एम एल एन ई स्क्वायर डिवाइड एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। यहाँ पे टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है यानी रजिस्टिविटी बढ़ रही है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, रिलैक्सेशन टाइम हमारा घट रहा है तो रजिस्टिविटी बढ़ रही है। आगे देखते हैं। एक यहाँ पे ग्राफ है, ये ग्राफ ध्यान से समझो। यहाँ पे तीन मेटल है, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, तीन मेटल है हमारे पास। अगर मैं हमारा गोल्ड का देखूँ तो गोल्ड का जो ये ऊपर वाला ग्राफ है, जब हम टेम्परेचर, इधर मैंने एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है और इधर हमारे पास रजिस्टिविटी है। तो जैसे हम लोग ये वाला गोल्ड का देखें तो गोल्ड में है ना एकदम से ऐसा चेंज देखने मिलता है, और कॉपर की बात करें तो कॉपर में उससे कम और सिल्वर में उससे और भी कम। हो सकता है कभी आपको कंपैरिजन के लिए पूछा जाए तो जो गोल्ड है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने मिलता है रजिस्टिविटी के अंदर। याद रखना ये पॉइंट। चलो, अब हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर लेते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है। तो हम लोग जब सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी घट जाती है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर सेमीकंडक्टर लाइट्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, समटाइम कार्बन भी इनके साथ हो जाता है, एंड एन इंसुलेटर द रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट वेरी मच विद टेम्परेचर। सिंपल सी बात है कि इनमें रिलैक्सेशन टाइम का उतना कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं होता है, क्योंकि जब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ही कम होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें कम होती है फॉर इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। चलो,
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर तो बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भले ही थोड़ी बढ़ रही होंगी, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घटना चाहिए तो वो घट नहीं रहा है, वो जितना का उतना ही रह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप आर, ये वाला फॉर्मूला आपके पास है, तो जब रिलैक्सेशन टाइम घट नहीं रहा है तो ये डिपेंड करेगा रो के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि आर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी रजिस्टिविटी घटेंगी और रजिस्टिविटी भी साथ में घटेंगे, मतलब रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों घटने वाली है। चलो आगे बात करते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास जो कि अभी मैंने बताया, कार्बन सेमीकंडक्टर में भी दो स्पेशली सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कुछ इंसुलेटर के लिए ये वाला ग्राफ हमारा वेरी करता है। मतलब ऐसा होता है कि आप टेम्परेचर को एक्स एक्सिस में रखें और वाई एक्सिस में रजिस्टिविटी रखें, तो स्टार्टिंग में जब हम देखेंगे तो वो ग्राफ एकदम हाई रहेगा, फिर नीचे नीचे आते 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 वो एकदम कांस्टेंट बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। कार्बन और सिलिकॉन के लिए स्पेशली है। चलो, फॉर एलॉय लाइक निक्रोम एंड मैग्नीन कांस्टेंट के लिए भी ये वाला ग्राफ हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अगर यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं तो ये हम स्पेशली ग्राफ इसका देख रहे हैं, निक्रोम और मैग्नीन और कांस्टेंट का देख रहे हैं, तीन एलॉय का देख रहे हैं। पहले हमने मेटल्स की बात की, फिर इंसुलेटर की बात की, अब हम एलॉय की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। चलो, यहाँ से हम अगर रजिस्टिविटी देखें तो ये थोड़ी थोड़ी ही, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, इसमें कोई ऐसा उतना चेंज देखने नहीं मिल रहा है हमको। तो एलॉय के अंदर क्या देखने हैं? स्मॉल चेंज। देखो, जो मेटल होता है उसके अंदर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रजिस्टिविटी भी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रिलैक्सेशन टाइम घटता है। इतनी बात समझ में आई। सेकंड बात हमने की है इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर केस में। जो इंसुलेटर है उसके अंदर अगर हम लोग हमारा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटती है और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ये तो नॉर्मल है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई होंगी आपको। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखो, कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड, देखो यहाँ पे कूल बोला है ना, थोड़ा ध्यान रखना, फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होने वाला है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता करना है अपने को। अगर हम टेम्परेचर गिरा रहे हैं, पहले तो देखो कॉपर के बारे में बात करते हैं, बाद में हम सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर इज अ मेटल, और मेटल के ऊपर हमने बात की है, तो कॉपर की अगर हम लोग इसको कूल करेंगे तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो ये डिक्रीज हो रही है और ये भी डिक्रीज हो रही है, तो ए या डी ऑप्शन होने वाला है हमारा। लेकिन अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा हमारा? वो सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़े वैसा हो जाएगा। तो इसके लिए अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा होगा? इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगी, तो ये इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कूल कर रहे हैं। देखना यहाँ से मैंने इसीलिए यहाँ अंडरलाइन किया था कूल के ऊपर, क्योंकि हम कूल कर रहे हैं। हमने जो अभी ऊपर एग्जांपल देखे थे वो टेम्परेचर बढ़ाने वाले देखे थे। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो ये इंक्रीज हो रही थी रजिस्टिविटी, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई होंगी बात। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अभी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ये ध्यान से समझो। देखो क्या है, जब हम ये वाला डायग्राम देखो पहले आप, हम लोग जब एक रियल लाइफ में रजिस्टर देखते हैं ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें ये पहले कुछ 3 कलर होते हैं, कुछ अलग अलग वाइब्रेंट कलर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक 3 यहाँ पे कलर होते हैं, या तो नो कलर देखने मिलेगा, या गोल्डन कलर देखने मिलेगा, या फिर सिल्वर कलर देखने मिलेगा। तो ये 3 और ये 4, मतलब ये 3 का एक ग्रुप और ये 4 का अलग। ये जो है ना, अपने आप में एक रजिस्टर का कोड डिकोड करते हैं। कि आपको कभी ऐसा कलर दिख रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आप एक कलर देख के ही बता सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। एक रजिस्टर एकदम छोटू सा रजिस्टर होता है, उस पर कलर होते हैं, तो आप वो रेजिस्टेंस कैसे बताओगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये वाला चार्ट आपके काम में आने वाला है। ये चार्ट कैसे याद करते हैं मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत एकदम मज़ेदार फनी टेक्निक है वो टेक्निक से मैं आपको ये चीज़ें याद कराने वाला हूँ। पहले क्या है? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ए बी सी हमने यहाँ की लिखे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो ए है ये हमारा एक वैल्यू होने वाला है, बी भी वैल्यू होंगी, और जो मैंने यहाँ पे ये लिखे ये मल्टीप्लायर है। कैसे करते हैं धीरे धीरे समझते हैं, रुको। पहले हमने यहाँ पे कलर को अरेंज की, ये कलर को अरेंज करना ही अगर आप सीख गए ना, तो उसके आगे की वैल्यू तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दोगे, और यहाँ पे भी 10 की पावर 0 से लेकर 9 तक की लिख दोगे। तो अब हमको ये याद करना है, जैसे कि पहले ब्लैक कलर है, फिर ब्राउन कलर है, फिर रेड कलर है, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वायलेट और ग्रे और वाइट। अब ये ऐसे तो याद नहीं होने वाला, तो अपन ने इसके पहले पहले के जो नेम है, जो वर्ड है, वो यहाँ लिख लिया अल्फ़ाबेट। तो ये आया है BBROYGBVG W। अब इसको याद रखने की अपने पास बहुत बेहतरीन सी टेक्निक है, वो बेहतरीन सी टेक्निक आप सुनो। देखो, B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये हो गया हमारे पास इसकी याद रखने का मिमोनिक्स क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। एक बार फिर से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब तो याद हो ही गया होगा आपको, और ये 0 1 2 3 बस ऐसा लिख देना है। अगर आप इतना समझ के, तो अब आगे की बात समझो कि जो ये भी समझ गए टॉलरेंस है ना। चलो अब हम टॉलरेंस के ऊपर आते हैं। जो आखिरी का जो कलर था, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बताया, 3 कलर तो हो गए हमारे। एक वैल्यू होने वाली है जो कि हमने पहले बना दिए 0 1 2 3 9 वाली, ये भी वैल्यू होने वाली है, और ये मल्टीप्लायर ये 10 की पावर 0 से लेके 9 तक के जाने वाला है। अब ये टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कैसे वेरी कर सकती है, टॉलरेंस कितना टॉलरेट कर सकते हैं। तो वो टॉलरेंस की वैल्यू के लिए हमारे पास 3 कलर होते हैं, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, और एक होता है नो कलर। तो जब गोल्ड आपको कलर दिख रहा है ना, तो हम समझेंगे कि इसके अंदर 5% का टॉलरेंस है, ऊपर नीचे नेग्लिजिबल हो सकता है। सिल्वर कलर दिख रहा है ना, तो हम इसमें 10% का मान लेंगे कि ज़्यादा भी 10% हो सकता है, कम भी हो सकता है। नो कलर है तो हम इसको 20% कम या ज़्यादा मान सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं टॉलरेंस का, प्लस माइनस हो सकता है। चलो अब हम लोग इस वाले रजिस्टर का बताते हैं कि रजिस्टेंस कितना है। पहले हमारे पास येलो कलर है, वॉयलेट पर्पल कलर है, रेड कलर है, और ये हमको ग्रे कलर दिख रहा है, सिल्वर कलर दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे हमारे पास येलो कलर है, तो येलो कलर का है भाई, ये रहा येलो कलर। येलो कलर का नंबर है 4, तो पहली वैल्यू हमको मिल गई है 4, तो हमने यहाँ पे जस्ट सिंपली 4 लिख दी है। सेकेंड कलर है हमारे पास वॉयलेट, तो ये वॉयलेट दिखा, वॉयलेट का जो नंबर है वो है 7, तो हमने यहाँ लिख दिया 7 इंटू, अब हमको मल्टीप्लायर लिखना है। अब ये रेड कलर है, रेड कलर का नंबर देखा जाए तो ये है 2, तो अब हम यहाँ पे सीधा सीधा सिंपली रेड कलर है ना, तो हमको यहाँ मल्टीप्लायर लिखना था, तो हम यहाँ पे रेड कलर का जब मल्टीप्लायर देखेंगे तो ये 10 टू द पावर 2, तो सीधा सीधा हमने यहाँ पे 10 टू द पावर 2 लिख दिया। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, पर इसके अंदर कुछ टॉलरेंस हो रहा होगा, ऊपर नीचे आ रहा होगा। वो कितना हो रहा होगा, वो ये वाला कलर हमको बताएगा। मैंने इसका कलर क्यों चेंज कर दिया, गोल्ड जैसा दिख रहा था वो, लेकिन वो गोल्ड नहीं है, वो है सिल्वर। तो सिल्वर का टॉलरेंस आपको मैं देखो तो सिल्वर का टॉलरेंस है +-10%, तो ये हो गया +-10%। तो ऐसे हम लोग एक रेजिस्टेंस बता सकते हैं, एक रेजिस्टेंस बता सकते हैं किसका, रजिस्टर का। मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻² इधर मल्टीप्लाई होकर ये कुछ ऐसा दिखने मिलेगा, +-472, क्योंकि 10% अगर हम 470 से को निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। अब ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, फट से इसको सॉल्व करो, जस्ट अभी सॉल्व करो। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले है येलो, फिर है वॉयलेट, फिर ब्राउन, और फिर गोल्ड। तो गोल्ड है तो +-5% हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो येलो, तो आप चाहे तो ऐसे फिंगर्स पे भी याद रख सकते हो, BBROY, वाई 0, ये वैसे तो 5th नंबर पे दिख रहा है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट करने पे 4, तो हमारा वाई के लिए 4 है, वॉयलेट के लिए 7 है, याद हो ही गया होगा आपको, और ब्राउन के लिए BB पहला। अच्छा, आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर 2 बार B है, तो इसको याद रखने के लिए ऐसा करो कि स्टार्टिंग के जो कलर है वो ज़्यादा डार्क कलर है, जैसे ब्लैक है तो एकदम ज़्यादा डार्क कलर, फिर उससे कम ब्राउन, फिर रेड, और आखिरी में धीरे धीरे ग्रे करके वाइट आ जाएगा, तो लाइट कलर की तरफ हम मूव कर रहे हैं यहाँ से। चलो, ये वाला सवाल आपसे बन गया होगा, +-5%, और 470 का 5% कितना होता है, उन्हें सीधा यहाँ लिख दिए। वैसे तो इतना भी आंसर लिख देते तो हमारी बात बन जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से वो कलर कोडिंग खत्म हो गया है। आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना ही अगर आप समझ गए, ये चार्ट बनाना ही सीख गए और वो एक ट्रिक बन गए, तो एक छोटा सा सवाल बन रहा होगा, वो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन टू कैरी द चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट B टू A इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बात समझो मेरी कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक पॉइंट चार्ज को एक A पॉइंट से B पॉइंट तक के उठाने में जितना कार्य करने मिला, तो वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ, मैं एक बार लिख के बताता हूँ आपको, मैंने कलर लिया तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू W, ये W है, डिवाइड बाय Q। अभी तो मैं हैंड पैड से लिख रहा हूँ, मेरे पास माउस नहीं है। चलो, तो ये V इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाई Q जो हमने लिखे, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कि पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट चार्ज को, ये वाले पॉइंट चार्ज को उठा के एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ा, जितना वर्क करना पड़ा, वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये Q को उधर मल्टीप्लाई कर दिए तो W इज इक्वल्स टू VQ बन गया।
अब हमको पता है कि Q क्या हो जाता है, जैसे कि हमने पढ़े है कि करंट क्या है, करंट इज अ रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हमारे पास Q इज इक्वल्स टू आई टी बन गया, यानी फॉर्मूला तो I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई टी था, तो वहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाले तो ये बन गया W इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो अब देखो आगे यहाँ से इसको एक बार रफ कर दिया जाए, हाँ बिल्कुल सही। दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो हमने वर्क निकाले यही वर्क हमारा एनर्जी स्टोर के, मतलब जितना आपने काम किए उतनी हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गई है, तो ये हमारा वर्क इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा वी आई टी। तो यहाँ से आप वी की जब वैल्यू इसके अंदर रखोगे आई आर, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो वी इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर आर। तो एक ये फॉर्मूला आप याद रखो, वी इज इक्वल्स टू वी आई टी, एक ये फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर टी, और इससे ये वाला भी बना सकते हो। वैसे तो जनरली ये वाला फॉर्मूला आप अगर याद रख लिए ई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी तो बात बन जाएगी, और एक पावर वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो आई इज इक्वल्स टू आर रखे तो ये बन गया। तो अच्छा ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं हम इसको, ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी। ये हम 10th क्लास में भी पढ़ रखे हैं कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वो जूल होती है, कैपिटल जे से इसको हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन में देता हूँ, हो सकता है आपको कहीं पूछी जाए। द वर्क डन बाय अ सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एक हमारे पास, मैं यहाँ समझाता हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने मेंटेन किया और यहाँ से करंट को फ्लो करना है। ये करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा, तो वही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। द वर्क डन बाय अ सोर्स, और वो सोर्स क्या हो सकता है, बैटरी हो सकती है। सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंसीडर, हाँ इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ समझाया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये आर एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, थ्रू करंट आई, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है फ्रॉम एंड ए, इधर ए और इधर बी, एंड बी फ्रॉम टाइम टी। अब ये टाइम टी क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। लेट क्यू बी द चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। अगर ए टी टाइम में ए से बी तक के क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कितना, आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई टी से हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि चार्ज इतना फ्लो किया, करंट इनटू टाइम। ठीक, अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास हाँ आज का, वो है इलेक्ट्रिकल पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब बहुत सिंपल सी है कि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। जब हम पावर वर्क एनर्जी पावर क्लास 11th में भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी पढ़े थे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल्स टू पावर। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी डिफाइन एज रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला P जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय टाइम, और सिंपली P इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई टी। अब ये E का फॉर्मूला तो हमने ऊपर डिराइव ही किए थे, E इज इक्वल्स टू वी आई टी या फिर आई स्क्वायर आर, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिए। और यहाँ से हम पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, T से डिवाइड कर देंगे इसी चीज़ को, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क है तो T से डिवाइड कर दिए, T से T मर गया और पावर का बढ़िया वाला फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये वाला फॉर्मूला आपको अब याद रखना पड़ेगा। ये वाला P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये वाली चीज़ जब हम लॉसेस ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना, जब काम में आएगी, एसी करंट जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान रखना इसको कि पावर इतना आया है हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट वाली क्लास में हम ये कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, और उस पर कुछ आए हुए सवाल भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं नोट्स बहुत अपने पास बेहतरीन बने हैं, ये नोट्स एकदम कोटा के जैसे ही आपको देखने मिल रहे होंगे, कुछ फॉर्मूले, कुछ ये वाली सारी चीज़ें, बहुत बहुत प्यारे नोट्स हैं। ऐसे वाले नोट्स आपको बहुत कम कहीं भी देखने मिल रहे होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन इंसर्ट किया है 2004 का, 2005 का क्वेश्चन है। ठीक, ये मैंने पुराने क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि उस टाइम पे है ना बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, तो हमारा भी इस वाली सीरीज़ का चलाने का मतलब यही कि बेसिक चीज़ हमारी एक बार क्लियर हो जाए, फिर हम एक बार PYQ सीरीज़ भी लेने वाले हैं। तो इस वाले हमने लेक्चर में क्या पढ़े, मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ और फिर हम इसको बंद करते हैं। देखो हमने स्टार्ट किए थे हमारा लेक्चर यहाँ से कि टेम्परेचर के ऊपर रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करते हैं। तो मैंने बोला था, इसको क्या हो गया, हाँ डन। तो मैंने बोला था कि सेम ही इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर। मेन बात ये थी कि टाइम ऑफ कोलिजन घट जाता है, टॉ की वैल्यू घट जाती है। अगर मेटेलिक कंडक्टर में जैसे कि 3 की बात होती है, मेटेलिक, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और एक एलॉय की बात करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ता है इन मेटल्स,
अगर हम ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ता है फिर एकदम से बढ़ने लगता है। यहाँ कॉपर वगैरह की सारी हमने बात कर रखी है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाती है पर यूनिट वॉल्यूम वाली। ये वाला ग्राफ देखो कि कंपैरिजन के लिए कभी काम में आ रहा होगा। गोल्ड में ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने मिलता है, फिर कॉपर में, और सबसे नीचे हमारा सिल्वर में। सेमीकंडक्टर की बात करें या इंसुलेटर की, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों घटता है। ये सिंपल सिंपल सी बातें आप याद रखो, आपके छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही होंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप चीज़ें रटना स्टार्ट मत करो, चीज़ें समझना स्टार्ट करो कि हाँ एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुछ घट रही होंगी, रिलैक्सेशन टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि टॉ की वैल्यू, ये टॉ की वैल्यू नहीं, रो की वैल्यू और आर की वैल्यू घट रही होंगी। ठीक है। फॉर एलॉय की बात करें जैसे कि निक्रोम, मैग्नीज और कांस्टेंट, तो इनमें कुछ हमको ज़्यादा चेंज नहीं दिखने मिलता है, स्मॉल चेंज दिखने मिलता है। एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कलर कोडिंग कार्बन रेजिस्टेंस की एक ट्रिक है, जल्दी से याद करो। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। टॉलरेंस की बात करें तो पहले गोल्ड, सिल्वर, फिर नो कलर। 5, 10, 20, जैसे यहाँ लिखा है ना 5, 10, 20, ये याद रखो परसेंटेज। ठीक है। इसके बाद हमने देखी थी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है निकालना। वर्क इज इक्वल्स टू, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें उठा के लेके आया सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होती है, हो सकता है कभी आपको ये लिखने के लिए बोल दे तो हम यहाँ पे ऐसा लिख के बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का हमने पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर यहाँ पे डिराइव कर दिए। नेक्स्ट क्लास में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल, हम लोग एकदम बेसिक बेसिक तरीके से हमारे सीरीज उठा के लेके आ रहे हैं। आई थिंक आपको ये सीरीज समझ में आ रही होंगी। अगर आप समझ में आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।